हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 12 संदीप कर्क इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सेक्शन 4.10 सॉल्व प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड समझा है। इस सेक्शन में टोटल 70 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं जो तीनों मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को कवर करते हैं। हम इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अगले 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है जहां हम पहले 19 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। मेरे अब तक के सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले फर्म्स की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं जिसे हम उनकी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVA/MP या फिर वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला होगा जो कि होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVA/MP का फॉर्मूला को हम यूं भी लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ हम सेल्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होगा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, और चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखिए हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ना कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जब हम इकॉनमी की सभी फर्म्स की वैल्यू एडिशन यानी कि GVA/MP का सम टोटल करते हैं तो हमें उस इकॉनमी की GDP/MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिल जाता है। अब कभी कभार क्वेश्चन में प्रोड्यूसिंग सेक्टर के तीनों कैटेगरीज यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स के ग्रॉस वैल्यू एडेड के इंडिविजुअल फिगर्स भी दिए जा सकते हैं। तो इस केस में हम इन तीनों को ऐड करके इस इकॉनमी की GDP/MP का फिगर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम GDP/MP को NDP-FC यानी डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम GDP/MP में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और फाइनली हम NDP-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम को NNP-FC यानी नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये था वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट है इनकम मेथड जिसमें हम सभी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम के फिगर्स दिए जा सकते हैं। इनका सम टोटल करने से हमें डायरेक्ट इकॉनमी की डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP-FC का फिगर मिल जाता है। अब हो सकता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह उसके 3 कंपोनेंट्स यानी कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज का इंडिविजुअल फिगर्स दिए जा सकते हैं। इस केस में हम इन तीनों को ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फिगर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमें प्रॉफिट के फिगर की जगह उसके 3 कंपोनेंट्स कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स के फिगर्स भी दिए जा सकते हैं। तो इस केस में भी हम इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट का कंसोलिडेटेड फिगर निकालेंगे। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस का फिगर दिया जा सकता है या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का फिगर दिया जा सकता है। ये बेसिकली रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सम टोटल होता है। तो इस केस में हम डोमेस्टिक इनकम यानी NDP-FC को कुछ इस तरह लिखेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम यानी कि NNP-FC का फिगर मिल जाएगा। फाइनल मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड
जिसमें हम इकॉनमी के चारों सेक्टर्स की फाइनल एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल करते हैं। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर्स चार प्रकार के होंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि PFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि GFCE, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स। अब नॉर्मली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डायरेक्ट फिगर्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिनके फिगर्स भी एक क्वेश्चन में दिए जाते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GDCF का सीधा फिगर नॉर्मली नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके दोनों कंपोनेंट्स यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक्स के फिगर्स दिए जाते हैं, जिन्हें ऐड करके हम फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का कंसोलिडेटेड फिगर निकालते हैं। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का वही फॉर्मूला होगा जो वैल्यू एडेड मेथड में होता है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जब हम इन चारों एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल करेंगे तो हमें उस इकॉनमी की GDP-MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिल जाता है, जिसे हम फिर डोमेस्टिक इनकम और फिर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू एडेड मेथड में डिस्कस किया था। अब इससे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करें, हम यहाँ पे इस सेक्शन को समझते हैं जहाँ हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड समझाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। अब वैसे तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट फिगर दिया जाता है, पर कभी कभार हमें दिए गए डाटा में से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। याद रहे डेप्रिसिएशन उसके सिनोनिम्स यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से भी दिया जा सकता है। ये सिनोनिम्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अब यहाँ हमें चार केसेस दिए गए हैं और हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। याद रखें डेप्रिसिएशन का फिगर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब केस नंबर 1 में हमें GDP-FC, NNP-FC और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के फिगर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम GDP-FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, जिससे हमें GNP-FC का फिगर मिलेगा, यानी कि 5000 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 5100 रुपीज़। अब हमारे पास GNP-FC का फिगर भी है और NNP-FC का फिगर भी है, जिनके बीच का सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है एक ग्रॉस वैल्यू पे है और दूसरा नेट वैल्यू पे है, और इन दोनों के डिफरेंसेस को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो अब हम NNP-FC को GNP-FC में से माइनस करेंगे, जिससे हमें डेप्रिसिएशन का फिगर मिल जाएगा, यानी कि 5100 माइनस 4700 विच इज इक्वल टू 400 रुपीज़। नेक्स्ट केस में हमारे पास GDP-MP, NNP-FC, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के फिगर्स दिए गए हैं। यहाँ भी हम GDP-MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे और फिर इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, जिससे वो GNP-FC में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम 6000 प्लस 200 माइनस 300 करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 5900 रुपीज़। अब हमारे पास GNP-FC का फिगर भी है और NNP-FC का भी फिगर है, जिनके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक ग्रॉस वैल्यू पे है और दूसरा नेट वैल्यू पे है, और अब हम जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन का। तो अब हम NNP-FC को GNP-FC में से माइनस करेंगे, जिससे हमें डेप्रिसिएशन का फिगर मिलेगा, यानी कि 5900 माइनस 4000 विच इज इक्वल टू 1900 रुपीज़। अब केस नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला दिया गया है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेंडिचर मेथड वाले फॉर्मूला में ये पढ़ा है
कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक का सम टोटल होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे GDCF होगा 3700 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 4000 रुपीज। अब हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का भी फिगर है और साथ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का भी फिगर है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक फिगर ग्रॉस पे है और दूसरा नेट पे है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि 4000 माइनस 3650 विच इज इक्वल टू 350 रुपीज। अब केस नंबर 4 में हमें एक एसेट की वैल्यू दी गई है जो कि है 1000 करोड़ रुपए और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल, यानी कि ये एसेट अगले 20 सालों तक हर साल डेप्रिशिएट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय इट्स एस्टिमेटेड लाइफ जो कि यहाँ पर 20 साल है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ 50 करोड़ रुपीज़, यानी कि ये फर्म जिसका ये असेट है हर साल 50 करोड़ रुपए अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालेगी ताकि 20 सालों के बाद उसके पास 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं, जिससे वो इस कैपिटल एसेट को आसानी से रिप्लेस कर सके बिना अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी रुकावट के। अब यहाँ पे इस कैपिटल गुड की स्क्रैप वैल्यू दी गई है नील, यानी कि इस फर्म को इस एसेट को 20 साल के बाद जब ये एसेट ऑब्सोलीट हो जाएगा उसे बेचने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू कोई पॉजिटिव फिगर होती तब हम इसे इसकी एसेट की वैल्यू में से पहले माइनस करते और फिर बैलेंस फिगर को उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करते डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू दी गई होती 100 करोड़, तो फिर हम उसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि 1000 करोड़ में से माइनस करते, जिससे हमें 900 करोड़ का फिगर मिलता। फिर हम इस 900 करोड़ को इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ जो कि यहाँ पर 20 ईयर्स है उससे डिवाइड करते, तब यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का फिगर मिलता 45 करोड़ रुपीस। यानी इस केस में फर्म को हर साल 5 करोड़ कम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालने हैं, क्योंकि उसे 20 साल के बाद इस एसेट को बेचने से भी 100 करोड़ मिल जाएंगे। इसीलिए उसका हर साल डेप्रिसिएशन फंड का खर्चा कुछ कम हो जाएगा। अब ऐसे केसेस हमें इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, तो चलिए इन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब यहां हमें दो फर्म्स ए और बी दी गई हैं और हमें इनके द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करना है। पहले हम फर्म ए की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना होगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू इट्स सेल्स। अब सेल्स डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकती हैं और एक्सपोर्ट्स भी। अब यहाँ फर्म ए की डोमेस्टिक सेल है 4000 करोड़ और एक्सपोर्ट्स हैं 1000 करोड़। तो फर्म ए की टोटल सेल हुई 4000 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 5000 करोड़ और यहाँ उसकी परचेज दी गई है 200 करोड़ जो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। तो फर्म ए की वैल्यू एडिशन हुई वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि उसकी सेल्स विच इज़ 5000 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि उसकी परचेज जो कि यहाँ पर है 200 करोड़। तो फर्म ए की वैल्यू एडिशन हुई 5000 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 4800 करोड़ रुपीज़। इसी तरह फर्म बी की वैल्यू एडिशन होगी उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि उसकी टोटल सेल्स जो कि है 2940 करोड़ माइनस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि उसकी परचेज है यानी कि 1300 करोड़। तो फर्म बी की वैल्यू एडिशन हुई 2940 करोड़ माइनस 1300 करोड़ विच इज इक्वल टू 1640 करोड़ रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए डाटा से सबसे पहले हम फर्म ए और बी की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें काफ़ी डाटा दिया गया है। मेरी एक सजेशन हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में रहती है कि जैसे जैसे आप कोई रो का डाटा यूज़ करें, साथ के साथ उस पर सर्कल बनाते रहें ताकि आपको पता हो कि आपने वो डाटा यूज़ कर लिया है। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया गया डाटा एक बार ही यूज़ होता है। अब यहाँ हम पहले फर्म ए की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम पहले इस फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे। अब इस फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ हमें रो 4 में चेंज इन स्टॉक दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 20 करोड़। सेल्स का फिगर हमें यहाँ दो जगह पे मिलता है, एक रो नंबर 2 में और दूसरा रो नंबर 10 में। अब रो नंबर 2 में दिया गया फर्म ए की टोटल सेल्स है और रो नंबर 10 में दिया गया फिगर टोटल सेल्स का एक हिस्सा है। इसीलिए हम सिर्फ रो नंबर 2 को कंसिडर करेंगे और रो नंबर 10 को इग्नोर करेंगे। यानी कि फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 500 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 520 करोड़। अब फर्म ए की परचेज हमें रो नंबर 7 से मिल जाती है जो कि है 320 करोड़। तो फर्म ए की वैल्यू एडिशन हुई उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि 520 करोड़ माइनस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि 320 करोड़ विच इज इक्वल टू 200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हमें फर्म बी की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें इस फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर चाहिए होगा। इस फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा इस फर्म की सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ इस फर्म की टोटल सेल्स हमें नहीं दी गई बल्कि उसके अलग अलग सेल्स हमें दिए गए हैं रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में। इन्हें टोटल करके हम इस फर्म की टोटल सेल्स का फिगर मिल जाएगा जो कि होगा 100 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 450 करोड़। फर्म बी का चेंज इन स्टॉक होगा उसका क्लोजिंग स्टॉक जो कि रो नंबर 5 में दिया गया है यानी कि 40 करोड़ माइनस उसका ओपनिंग स्टॉक जो कि रो नंबर 6 में दिया गया है यानी कि 30 करोड़। तो फर्म बी का चेंज इन स्टॉक हुआ 40 माइनस 30 करोड़ विच इज इक्वल टू 10 करोड़। अब फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 450 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 460 करोड़ रुपीस। फर्म बी की हमें परचेज का भी डायरेक्ट फिगर नहीं दिया गया है, पर हम रो नंबर 10 से ये समझ सकते हैं कि फर्म ए ने फर्म बी को कितने की सेल्स करी यानी कि फर्म बी ने कितने की परचेज करी। तो ये फिगर फर्म बी का परचेज यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर होगा। अब हम फर्म बी की वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगी उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज़ 460 करोड़ माइनस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज़ 200 करोड़ विच इज़ इक्वल टू 260 करोड़ रुपीस। अब नेक्स्ट हमें इस इकॉनमी की जीडीपी एमपी निकालनी है जो कि हम जानते हैं सभी फर्म्स का वैल्यू एडिशन का सम टोटल होता है। तो यहाँ हम फर्म ए और बी की वैल्यू एडिशन का सम टोटल करेंगे यानी कि 200 प्लस 260 विच इज़ इक्वल टू 460 करोड़। और फाइनली हमें इस इकॉनमी की एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जीडीपी एमपी का फिगर है, इसे हम एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जो हमें रो नंबर 9 में दी गई है उसके दूसरे नाम से यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा हम जीडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करेंगे। अब हम जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ में इनडायरेक्ट टैक्स का फिगर तो रो नंबर 8 से मिल जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पे सब्सिडीज का फिगर नहीं दिया गया है इसीलिए हम उसे ज़ीरो अज्यूम करेंगे। यानी कि हमारा फाइनल आंसर हुआ एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 460 माइनस 120 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 265 करोड़ रुपीस।
याद रखिए हमेशा अपने फाइनल आंसर के आगे करेंसी का सिंबल और पीछे डिनोमिनेशन लिखना ना भूलिएगा। जैसा कि यहाँ हम 265 के पहले रुपीस का सिंबल और उसके पीछे करोड़ लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000-2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दैट ईयर। अब यहाँ हमें फर्म एक्स की नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये तीनों के फिगर्स हमें रो नंबर 1, 2 और 3 से मिल जाएंगे, यानी कि इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई 90 + 25 - 15 विच इज इक्वल टू 100 करोड़। इस फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40 करोड़ जो हमें रो नंबर 6 में दिया गया है। ध्यान रहे रो नंबर 7 में दिया गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू से कम है, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही हिस्सा मानेंगे। यानी कि इस फर्म की वैल्यू एडिशन हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है 100 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 40 करोड़, यानी कि वैल्यू एडिशन हुई 100 - 40 विच इज इक्वल टू 60 करोड़। अब हम वैल्यू एडिशन को इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, और अगर हमें इसे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है 20 करोड़ फ्रॉम रो नंबर 5, यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हुआ 60 - 20 विच इज इक्वल टू 40 करोड़ रुपीस। यहां पे रो नंबर 8 में दिया गया रेंट के फिगर का कोई यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय इट। अब यहां हमें फर्म एक्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम पहले इसकी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन होगी उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब सेल्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों के फिगर्स हमें रो नंबर 1, 2 और 3 से मिल जाएंगे। तो इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी सेल्स यानी कि 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी कि 30 विच इज इक्वल टू 490 करोड़। अब यहाँ इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी रो नंबर 4 में दिया गया फिगर यानी कि 300 करोड़। अब ध्यान रहे रो नंबर 5 में दिया गया फिगर इस फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा जो इस फर्म ने कैपिटल गुड्स की परचेज पे किया है, इसे हम इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानेंगे। इस फिगर का यहां पर कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब इस फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन होगा उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है 490 करोड़ माइनस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 300 करोड़ विच इज इक्वल टू 190 करोड़ रुपीस। अब हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब यहां हमें इनडायरेक्ट टैक्स का फिगर नहीं दिया गया है तो उसको हम 0 अज्यूम करेंगे, और सब्सिडीज का फिगर हमें रो नंबर 6 से मिलता है जो कि है 40 करोड़ रुपीस। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार हुआ, GVA-FC इज इक्वल टू GVA-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 190 प्लस 40 करोड़ विच इज इक्वल टू 230 करोड़ रुपीस।
क्वेश्चन नंबर 5 भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये दोनों हमें रो नंबर 1 और 4 से मिलेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 180 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 195 करोड़। अब रो नंबर 5 में दिया गया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि इस फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। तो इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हुआ 195 करोड़ माइनस 100 करोड़ विच इज इक्वल टू 95 करोड़। अब हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला हुआ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब क्योंकि यहां पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स का फिगर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसे जीरो अज्यूम करेंगे। रो नंबर 3 से हमें सब्सिडी का फिगर मिलता है। तो यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फाइनल फिगर हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि 95 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 105 करोड़ रुपीज। इस क्वेश्चन में रेंट और प्रॉफिट के फिगर का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हुआ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां हमें सेल्स का फिगर रो नंबर 2 से मिलता है, जो कि है 800 लाख। यहां हमें रो नंबर 4 में एक्सपोर्ट्स का फिगर भी दिया गया है, पर हम उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स इस फर्म की सेल्स का ही हिस्सा होंगी, इन्हें हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों फिगर्स हमें रो नंबर 5 और 6 से मिलेंगे। अब यहां पर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव होगा क्योंकि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम है। तो चेंज इन स्टॉक हुआ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज 50, यानी कि 20 माइनस 50 विच इज इक्वल टू माइनस 30 लाख। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर हमें रो नंबर 7 से मिलेगा। रो नंबर 8 में दिया गया डाटा यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज इस फर्म की फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ना कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। और रो नंबर 9 में दिया गया इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को भी हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रो नंबर 7 में दिए गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही हिस्सा होगा। तो इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हुआ सेल्स यानी कि 800 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक जो यहाँ पर माइनस 30 लाख है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पे 500 लाख है, यानी कि 800 माइनस 30 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 270 लाख। अब हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से। इसके लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जो हमें रो नंबर 3 में दिया गया है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करेंगे। अब हम जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्स का फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसे जीरो अज्यूम करेंगे, और सब्सिडी का फिगर हमें रो नंबर 1 से मिलेगा। तो हमारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फाइनल आंसर हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 270 माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि 30 माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो यहाँ पर -40 हुआ, यानी कि 270 - 30 + 40 विच इज इक्वल टू ₹280 lakhs। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोर्ड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना है और यहाँ हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो कि वैल्यू एडिशन होगी उसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसी में से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का फाइनल फिगर निकाल सकेंगे। अब हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट फिगर हमें रो नंबर 5 से मिलता है और हम जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडीज का भी फिगर हमें रो नंबर 5 से मिल जाएगा। अब यहाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट फिगर नहीं दिया गया है, बल्कि रो नंबर 3 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में इनडायरेक्टली दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल होता है। तो अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 100 lakhs में डेप्रिसिएशन यानी कि 10 lakhs को ऐड करते हैं और फिर इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी ऐड करेंगे, जो कि होगा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि यहाँ पे जीएसटी है यानी कि 20 lakhs माइनस सब्सिडीज विच इज 5 lakhs। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 100 + 10 + 20 - 5 विच इज इक्वल टू 125 लाख रुपीज। अब ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि वैल्यू एडिशन का फिगर हुआ और हम ये भी जानते हैं कि वैल्यू एडिशन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फिगर है विच इज 125 lakhs और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर है जो हमें रो नंबर 2 में दिया गया है विच इज 75 lakhs। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि 125 lakhs + 75 lakhs विच इज इक्वल टू 200 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है और हमें क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर दिया गया है रो नंबर 2 में। इसीलिए हम फिर से यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से ही हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर मिलेगा। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला हुआ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगेन यहाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट फिगर नहीं दिया गया है, बल्कि रो नंबर 3 में हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में इसे इनडायरेक्टली दिया गया है। सब्सिडी का फिगर हमें रो नंबर 4 में दिया गया है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फिगर हुआ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि 80 lakhs प्लस डेप्रिसिएशन यानी कि 20 lakhs प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि यहाँ पर हुआ 15 - 5 विच इज इक्वल टू 10 lakhs। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हुआ 80 + 20 + 10 विच इज इक्वल टू 110 लाख रुपीज। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फिगर है जिसे हमने अभी अभी निकाला है, साथ में वैल्यू ऑफ आउटपुट का फिगर हमें रो नंबर 1 में दिया गया है विच इज इक्वल टू 200 lakhs। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 200 - 110 विच इज इक्वल टू 90 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 9 साल 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी आंसर कर सकते हैं अगर आपको पहले 4 चैप्टर्स में समझाए गए कंसेप्ट्स के
ऑल्टरनेट नेम्स की नॉलेज हो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स का फिगर हमें रो नंबर 3 में दिया गया है। रो नंबर 4 में हमें अनसोल्ड स्टॉक्स का फिगर दिया गया है, जो कि बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब अनसोल्ड स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता है, इसे मैंने आपको डिटेल में वैल्यू एडेड मेथड में समझाया था। अब क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का फिगर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसे ज़ीरो ज्यूम करेंगे। अब यहाँ हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी डायरेक्ट फिगर नहीं दिया गया है। अब अगर आप ये कहेंगे कि हम इसे भी ज़ीरो ज्यूम करेंगे तो फिर आप गलत होंगे। हमने चैप्टर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में ये पढ़ा है कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम इंटरमीडिएट गुड्स होता है। यानी कि रो नंबर 2 में दिया गया फिगर जो कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, हम इसे ही इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे। तो अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगी सेल्स यानी कि 20 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि 2 लाख माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि 5 लाख, यानी कि 20 प्लस 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 17 लाख रुपीज। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब यहां हमें डेप्रिसिएशन का भी सीधा फिगर नहीं दिया गया है, पर हमें रो नंबर 1 से यह पता चलता है कि इस फर्म के पास 10 लाख रुपए के ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जिनकी 10 साल की एक्सपेक्टेड लाइफ है। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में यह भी पढ़ा है कि ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम होता है कैपिटल गुड्स, और ये गुड्स डेप्रिशिएट होते हैं। अब जैसा कि हमने डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन के केस नंबर 4 में पढ़ा था, हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड है 10 लाख रुपए, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल, और क्योंकि यहाँ पे इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है, इसीलिए हम इसे ज़ीरो ज्यूम करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हुई 10 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। अब यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का फिगर चाहिए। अब यहाँ सब्सिडी का डाटा नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको ज़ीरो ज्यूम करेंगे, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का भी सीधा फिगर नहीं दिया गया है, पर अगर आप उसे भी यहाँ पर ज़ीरो ज्यूम करेंगे तो आपका आंसर फिर से गलत हो जाएगा। अब हमने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा है कि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और सेल पे लगता है। अब यहाँ हमें रो नंबर 5 में टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का फिगर दिया गया है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है। तो फाइनली अब हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि होगा 17 लाख माइनस डेप्रिसिएशन जो कि है 1 लाख माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि अगेन है 1 लाख, यानी कि 17 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसीलिए मैं बारी बारी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यूनिट 1 में दिए गए सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझें, क्योंकि उनका यूज़ कभी कभार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हुआ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां सेल्स का डायरेक्टली फिगर हमें नहीं दिया गया है, पर हम जानते हैं कि सेल्स को प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये दोनों फिगर्स हमें रो नंबर 1 और 2 में दिए गए हैं। तो इस फर्म की सेल्स हुई 1000 यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट विच इज इक्वल टू 30, यानी कि 30,000 रुपीज। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों के फिगर्स हमें रो नंबर 5 और 6 से मिलेंगे। तो चेंज इन स्टॉक हुआ 3000 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज। और इंटरमीडिएट कॉस्ट का डायरेक्ट फिगर हमें रो नंबर 4 से मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। तो अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा सेल्स यानी कि 30,000 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि 12,000 विच इज इक्वल टू 19,000 रुपीज। अब हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब हम जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्योंकि हमें यहाँ पर सब्सिडी का फिगर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसे जीरो अज्यूम करेंगे। अब हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का भी डायरेक्ट फिगर तो नहीं दिया गया है, पर हम ये जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल होता है, जिसका फिगर हमें रो नंबर 7 में दिया गया है। तो अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 19,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 6,000 विच इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दोनों ही ग्रॉस वैल्यूज पे कैलकुलेटेड थे, इसीलिए हमें रो नंबर 3 में जो डेप्रिसिएशन का फिगर दिया गया है उसका यहां पर कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ हमें सेल्स का डायरेक्ट फिगर रो नंबर 1 से मिल जाता है। अब रो नंबर 3 में हमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का भी फिगर दिया गया है। हम इसको भी इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस फर्म ने कुछ गुड्स अपने खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस तो किए हैं, पर उन्हें आगे बेचा नहीं है। रो नंबर 5 में दिया गया एक्सपोर्ट्स के फिगर को हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी टोटल सेल्स में इंक्लूड कर चुके हैं। अब रो नंबर 2 में हमें फिगर दिया गया है डिक्रीज इन स्टॉक, जो कि बेसिकली चेंज इन स्टॉक का माइनस होगा। अब क्योंकि यहां पर डिक्रीज इन स्टॉक 70 दिया गया है, तो चेंज इन स्टॉक होगा -70। अब यहां पर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी सीधा फिगर नहीं दिया गया है। रो नंबर 4 से हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर मिलता है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होता है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में यह भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी एक फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होता है, इसीलिए हम इसे भी इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि इस फर्म की वैल्यू एडिशन है, उसका फिगर हुआ
सेल्स यानी कि 1000 करोड़ प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन यानी कि 120 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक जो यहाँ पर -70 करोड़ है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पर इस फर्म की परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि 300 करोड़ प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यानी कि 50 करोड़ का सम टोटल होगा। यानी कि फाइनली इस फर्म की GVAMP हुई 1000 प्लस 120 -70 -350 विच इज इक्वल टू 700 करोड़ रुपीस। अब हम GVAMP से NVAFC कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम GVAMP में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का फिगर नहीं दिया गया है इसीलिए हम उसे 0 अज्यूम करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के फिगर रो नंबर 8 और 9 से मिलेंगे। अब ध्यान रहे रो नंबर 7 में दिया गया इनकम टैक्स का फिगर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स का, इसीलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 700 माइनस डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर 0 है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो यहाँ पर 30 है यानी कि 700 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 670 करोड़ रुपीस। अब इस क्वेश्चन से हमें यह भी पता लगता है कि सिर्फ फॉर्मूला को रटने से भी कभी कभार आंसर गलत हो जाता है। अब जो स्टूडेंट सिर्फ ये मेमोराइज करके एग्ज़ाम देंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के फिगर का कोई उपयोग नहीं है और इसीलिए वो इसे इग्नोर करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, तो उनका फाइनल आंसर गलत होगा और उनको इस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट A वैल्यू ऑफ आउटपुट, B इंटरमीडिएट कंजम्पशन, C नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ हमें 3 आइटम्स को निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ हमें रो नंबर 4 में डोमेस्टिक सेल्स का फिगर दिया गया है और रो नंबर 7 में एक्सपोर्ट्स का। इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल सेल्स का फिगर मिलेगा यानी कि 1200 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 1400 करोड़। यहाँ हमें रो नंबर 11 में दिया गए हैं गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब इन्हें भी हम इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में शामिल करेंगे क्योंकि इन्हें इस फर्म ने आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस तो किया है पर बेचा नहीं है, इसीलिए ये भी इस फर्म की आउटपुट का हिस्सा होंगे। अब चेंज इन स्टॉक की जगह हमें रो नंबर 2 से इंक्रीज इन स्टॉक का फिगर मिलता है। तो इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि 1200 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 1470 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हमें इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले सेक्शन में ये पढ़ा है कि इंटरमीडिएट गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं या फिर रीसेल के लिए यूज़ होते हैं। अब हमें रो नंबर 1 में दिया गया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होगा और साथ में हमें रो नंबर 3 में दिया गया है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होगा। रो नंबर 6 में हमें दिया गया है पावर चार्जेस, ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होंगे। पर रो नंबर 8 में जो हमें इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का डाटा दिया गया है, इसे हम इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस फर्म की फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इसीलिए इस फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर हुआ
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट यानी कि 400 करोड़, प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है 120 करोड़, प्लस पावर चार्जेस जो कि है 20 करोड़, यानी कि 400 प्लस 120 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 540 करोड़ रुपीस। अब फाइनली हमें इस फर्म की नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इसके लिए हम पहले इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन निकालेंगे, जो कि होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि 1470 माइनस 540 विच इज इक्वल टू 930 करोड़ रुपीस। अब हम इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। यहाँ हमें डेप्रिसिएशन का फिगर रो नंबर 5 से मिलेगा, जो कि हमें डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम से दिया गया है, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के फिगर रो नंबर 9 और 10 से मिलेंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें रो नंबर 9 में इनडायरेक्ट टैक्स की जगह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का फिगर दिया गया है, और हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल होता है। तो फाइनली नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 930 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि 50 करोड़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि यहाँ पर माइनस 20 करोड़ है, यानी कि 930 माइनस 50 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 900 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ हमें एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने जो वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स समझे थे वो काम में आएंगे। क्वेश्चन में हमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर के तीनों कैटेगरीज यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं। हम पहले इन तीनों सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे, और फिर उन्हें ऐड करके इस इकॉनमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी-एमपी को कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इस जीडीपी-एमपी को एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिकली उस सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। अब प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस फर्म की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे सेल्स का डायरेक्ट फिगर हमें रो नंबर 1 से मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसको ज़ीरो अज्यूम करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की चेंज इन स्टॉक हुआ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 0 माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज़ 50, यानी कि 0 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू माइनस 50 करोड़। प्राइमरी सेक्टर के इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर हमें रो नंबर 4 से मिलता है। तो फाइनली प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ सेल्स विच इज़ 1000 करोड़ प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो कि यहाँ पर माइनस 50 करोड़ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पर 300 करोड़ है, यानी कि 1000 माइनस 50 माइनस 300 विच इज़ इक्वल टू 650 करोड़ रुपीस। इसी तरह हम सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि होगा उसका सेल्स विच इज़ 1500 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक जो यहाँ पर होगा 0 माइनस 40 यानी कि माइनस 40 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज़ 750 करोड़, यानी कि 1500 माइनस 40 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 710 करोड़ रुपीस। इसी तरह टर्शरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हुआ उसकी सेल्स यानी कि 700 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक जो यहाँ पर होगा माइनस 20 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पर है 250 करोड़, यानी कि 700 माइनस 20 माइनस 250 विच इज़ इक्वल टू 430 करोड़।
अब जब हम इन तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ऐड करेंगे तो हमें इस इकॉनमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिलेगा, जो कि होगा 650 करोड़ प्लस 710 करोड़ प्लस 430 करोड़, यानी कि 1790 करोड़ रुपीस। अब हमें जीडीपी एमपी को एनडीपी एफसी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब यहाँ ध्यान रहे कि हम इन तीनों सेक्टर्स के डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे। तो तीनों सेक्टर्स के डेप्रिसिएशन का सम टोटल हुआ 10 प्लस 80 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150 करोड़, और उनके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का सम टोटल हुआ 50 प्लस 30 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 80 करोड़। तो फाइनली एनडीपी एफसी का फिगर हुआ जीडीपी एमपी यानी कि 1790 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन विच इज़ 150 करोड़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ 80 करोड़, यानी कि फाइनल एनडीपी एफसी का फिगर हुआ 1560 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्म ए सेल्स टू फर्म बी फॉर 50 करोड़ and for 70 crores to private consumption. Firm B sells for 80 crores to firm C. Firm C sells for 100 crores to private consumption. Calculate value added by firm A, B and C. अब यहाँ हमें तीन फर्म्स A, B और C की सेल्स और परचेज के फिगर्स दे रखे हैं और हमें इन तीनों फर्म्स की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक टेबल बनाएं जहां एक कॉलम में आप हर एक फर्म की सेल्स यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट को नोट करें और दूसरे कॉलम में उसकी परचेज यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नोट करें। इन दोनों कॉलम्स का डिफरेंस इन फर्म्स की वैल्यू एडिशन होगी। अब यहाँ फर्म ए फर्म बी को 50 करोड़ का सामान बेचती है, तो अब इस एंट्री को आप दो जगह नोट करेंगे, पहला फर्म ए की सेल्स में और दूसरा फर्म बी की परचेज में। फर्म ए जो प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स को 70 करोड़ का सामान बेचती है, वो भी फर्म ए की सेल्स के कॉलम में ऐड किया जाएगा, यानी कि फर्म ए की सेल्स हुई 50 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 120 करोड़ रुपीस। अब फर्म बी 80 करोड़ का सामान फर्म सी को बेचती है, ये फर्म बी की सेल्स में और फर्म सी की परचेज में नोट किया जाएगा। फर्म सी 100 करोड़ का सामान प्राइवेट कंजम्पशन को बेचती है, ये फिगर फर्म सी की सेल्स में नोट किया जाएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दी गई है, इसीलिए हम उसे जीरो अज्यूम करेंगे और साथ में हमें किसी भी फर्म्स की चेंज इन स्टॉक का फिगर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसे भी जीरो अज्यूम करेंगे। यानी कि यहाँ पे तीनों फर्म्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट उनकी सेल्स के फिगर्स होंगे। अब फर्म ए की सेल्स हुई 120 करोड़, उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 0, तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई 120 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 120 करोड़। इसी तरह फर्म बी की सेल्स हुई 80 करोड़ और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 50 करोड़, तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई 80 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 30 करोड़। फर्म सी की सेल हुई 100 करोड़ और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 80 करोड़, तो इस फर्म की वैल्यू एडिशन हुई 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है। हम यहाँ भी टेबल बनाएंगे और तीनों फर्म्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक कॉलम में और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को दूसरे कॉलम में नोट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में दिए गए एक एक स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं और उनके फिगर्स को इन टेबल्स में ऐड करते हैं। अब फर्म ए फर्म एक्स से 500 करोड़ के इनपुट्स खरीदती है, ये एंट्री फर्म ए के इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले कॉलम में की जाएगी। फर्म ए फर्म बी को 1000 करोड़ के गुड्स बेचती है, ये एंट्री फर्म ए की सेल्स के कॉलम में भी की जाएगी और फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में भी की जाएगी। फर्म ए फर्म सी को 700 करोड़ का सामान बेचती है, ये एंट्री भी फर्म ए के सेल्स के कॉलम में और फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में की जाएगी। अब फर्म बी फर्म वाई से 200 करोड़ के इनपुट्स खरीदती है,
ये एंट्री फर्म बी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में की जाएगी। फर्म बी फर्म सी को 1500 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री फर्म बी के सेल्स में और फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम्स में की जाएगी। फर्म बी हाउस होल्ड्स को 2000 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री फर्म बी के सेल्स के कॉलम में की जाएगी। अब फर्म सी फर्म जेड से 150 करोड़ के इनपुट्स खरीदती है। ये एंट्री फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में की जाएगी। फर्म सी 4150 करोड़ के गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को बेचती है। ये एंट्री फर्म सी के सेल्स में की जाएगी। अब हमें तीनों फर्म्स के सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम्स का डाटा मिल गया है। हम इन तीनों फर्म्स की वैल्यू एडिशन को निकाल सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर चेंज इन स्टॉक के फिगर्स नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इन तीनों फर्म्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट उनके सेल्स के फिगर होंगे। अब जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमें इन तीनों फर्म्स की वैल्यू एडिशन का फिगर मिल जाएगा। फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1700 करोड़ और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500 करोड़, तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई 1700 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 1200 करोड़। फर्म बी की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 3500 करोड़ और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 1200 करोड़, तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई 3500 माइनस 1200 विच इज इक्वल टू 2300 करोड़। फर्म सी की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 4150 करोड़ और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 2350 करोड़, तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई 4150 माइनस 2350 विच इज इक्वल टू 1800 करोड़। अब हमें इस क्वेश्चन में जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट करनी है, जो कि हम जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का सम टोटल होता है। तो हम फर्म्स ए बी और सी की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का सम टोटल करते हैं, जिससे हमें जीडीपी का फिगर मिल जाएगा। यानी कि जीडीपी एमपी का फिगर हुआ फर्म ए की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि 1200 करोड़ प्लस फर्म बी की वैल्यू एडिशन यानी कि 2300 करोड़ प्लस फर्म सी की वैल्यू एडिशन यानी कि 1800 करोड़, यानी 1200 प्लस 2300 प्लस 1800 विच इज इक्वल टू 5300 करोड़ रुपीस। अब क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें दी गई चार फर्म्स ए बी सी और डी की वैल्यू एडिशंस को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम फिर से एक 4 रोज वाला टेबल बनाएंगे, जहां हम हर एक फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और उसके द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे। अब फर्म ए फर्म बी को 20 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में और फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन में होगी। फर्म ए फर्म सी को 30 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री भी फर्म ए के वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में और फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में की जाएगी। फर्म ए 40 करोड़ के गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को बेचती है। ये एंट्री फर्म ए के वैल्यू ऑफ आउटपुट कॉलम में इंक्लूड होगी। फर्म ए के पास 10 करोड़ के अनसोल्ड स्टॉक्स भी हैं। ये भी इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड होंगे एज क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब फर्म ए की इनपुट्स यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को 0 अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसका फिगर यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। फर्म बी 40 करोड़ के गुड्स फर्म सी को देती है। ये एंट्री फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले कॉलम में और फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में होगी। फर्म बी फर्म डी को 60 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री भी फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में और फर्म डी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में इंक्लूड होगी। फर्म बी 50 करोड़ के गुड्स फाइनल कंजम्पशन को बेचती है। ये एंट्री फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में इंक्लूड की जाएगी। फर्म सी फर्म डी को 100 करोड़ के गुड्स बेचती है। ये एंट्री फर्म सी की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में और फर्म डी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में इंक्लूड होगी। फर्म सी 100 करोड़ के गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को और 100 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करती है। ये दोनों एंट्रीज फर्म सी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में इंक्लूड होंगी।
अब फर्म डी 300 करोड़ के गुड्स हाउस होल्ड को और 100 करोड़ के गुड्स गवर्नमेंट को बेचती है। ये दोनों एंट्रीज फर्म डी की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में इंक्लूड होंगी। अब हमारे पास चारों फर्म्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट और उनके इंटरमीडिएट कंजम्पशंस के फिगर्स हैं, जिनसे हम इन चारों फर्म्स की वैल्यू एडिशन का फिगर निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल वैल्यू एडेड भी कैलकुलेट करनी है, जो बेसिकली इन चारों फर्म्स की वैल्यू एडिशन का सम टोटल यानी कि जीडीपी एमपी का फिगर होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट करना है। हमने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में डिटेल में पढ़ा था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि इकॉनमी में हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सम टोटल को हम उस इकॉनमी का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ने जो इन चारों फर्म से परचेज की है, अगर हम उसका सम टोटल करें तो हमें टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फिगर मिलेगा। जैसे कि फर्म ए ने हाउस होल्ड को 40 करोड़ का सामान बेचा, तो इसे हम टोटल कंजम्पशन में ऐड करेंगे। इसी तरह फर्म बी ने फाइनल कंजम्पशन में 50 करोड़ का सामान बेचा, इसे भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फाइनल कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर करता है। फर्म सी ने हाउस होल्ड्स को 100 करोड़ का सामान बेचा, इसको भी हम ऐड करते हैं। फर्म डी ने 300 करोड़ का सामान हाउस होल्ड को और 100 करोड़ का सामान गवर्नमेंट सेक्टर को बेचा, तो इन दोनों एंट्रीज को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ 40 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 590 करोड़ रुपीस। अगेन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स अच्छी तरह आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू sells output to R for 600 rupees. Q's value added is half of P's value added. Assuming P's value of output are 0, calculate how much P sells to Q. अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और एक टेबल बनाएंगे जो यहाँ पे P और Q की वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडिशन को नोट करेगा। अब लेट से P ने Q को X रुपीस के गुड बेचे, तो हम X रुपीस को P की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में एंटर करेंगे और Q के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में भी इंक्लूड करेंगे। अब Q ने 600 रुपीस के गुड्स R को बेचे, तो हम 600 का फिगर Q की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में एंटर करेंगे, और क्योंकि P की इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, इसीलिए हम P के इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले कॉलम में 0 एंटर करेंगे। अब P की वैल्यू एडिशन हुई X माइनस 0 और Q की वैल्यू एडिशन हुई 600 माइनस X। अब हमें दिया गया है कि Q की वैल्यू एडिशन P की वैल्यू एडिशन से आधी है, यानी कि 600 माइनस X इज इक्वल टू X माइनस 0 इंटू 1/2। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X का 400 का फाइनल फिगर आएगा, जो कि बेसिकली P द्वारा Q को दी गई सेल्स का फिगर होगा। क्वेश्चन 18 भी क्वेश्चन 17 की तरह है। यहाँ हमें 4 फर्म्स दी गई हैं। हम इनके वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड का टेबल बनाते हैं, और जो फिगर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं हम इन्हें पहले टेबल में नोट करेंगे। फर्म ए की सेल है 80 करोड़ और फर्म बी की सेल है 300 करोड़। हम इन दोनों एंट्रीज को इनके वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले कॉलम में ऐड करेंगे। फर्म सी और डी की वैल्यू ऑफ आउटपुट 280 करोड़ है, ये हम इन दोनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले कॉलम में नोट करेंगे। फर्म डी की वैल्यू एडिशन है 120 करोड़, ये हम फर्म डी की वैल्यू एडिशन के कॉलम में नोट करेंगे। और टोटल वैल्यू एडिशन यानी कि जीडीपी एमपी हमें 520 करोड़ दिए गए हैं। साथ में फर्म ए की
इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, जिसे हम फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले कॉलम में नोट करेंगे। अब हमारे पास फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों के फिगर हैं, जिससे हम उसका वैल्यू एडेड का फिगर निकाल सकते हैं, जो कि होगा 80 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 80 करोड़। अब हमारे पास फर्म ए और डी का वैल्यू एडेड का फिगर है और हमें ये भी बताया गया है कि इन चारों फर्म्स की वैल्यू एडेड का सम टोटल है 520 करोड़। साथ में हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि फर्म बी और सी की वैल्यू एडिशन सेम है। लेट्स से ये दोनों x रुपीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म ए की वैल्यू एडेड यानी कि 80 करोड़ प्लस फर्म बी की वैल्यू एडेड यानी कि x रुपीज़ प्लस फर्म सी की वैल्यू एडेड यानी कि वो भी x रुपीज़ प्लस फर्म डी की वैल्यू एडिशन यानी कि 120 करोड़ इज इक्वल टू 520 करोड़ रुपीज़। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 160 करोड़, यानी कि फर्म बी और सी दोनों की वैल्यू एडिशन होगी 160 करोड़ रुपीज़। अब इस फिगर को हम फर्म बी और सी की वैल्यू एडिशन वाले कॉलम में डाल देते हैं। अब इस टेबल से हम फर्म बी और सी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगी 300 माइनस 160 विच इज़ इक्वल टू 140 करोड़ और 280 माइनस 160 विच इज़ इक्वल टू 120 करोड़ रुपीज़। चलिए दोस्तों, अब हम वैल्यू एडेड मेथड के आखिरी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हम फर्म्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट, उनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड का टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर फर्म ए ने 500 करोड़ स्पेंड किए हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स पर। अब हम जानते हैं कि इनपुट्स दो प्रकार के होते हैं, फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं और उन पे किया गया खर्चा एक फर्म की फैक्टर पेमेंट होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। नॉन फैक्टर इनपुट्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं और उन पे किया गया एक्सपेंडिचर फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। यानी कि यहाँ पर 500 करोड़ रुपए फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। अब फर्म ए ने 600 करोड़ के गुड्स फर्म बी को बेचे हैं, जो कि फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉलम में और फर्म बी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। फर्म ए ने 300 करोड़ के गुड्स फर्म सी को भी बेचे हैं, जो अगेन फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले कॉलम में और फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। अब हमें फर्म बी की वैल्यू एडिशन 1000 करोड़ दी गई है, तो हम इसे फर्म बी की वैल्यू एडेड वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्म सी और फर्म डी दोनों अपना अपना आउटपुट हाउस होल्ड्स को बेचते हैं, यानी कि फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ 600 करोड़ ही होगी। अब हमारे पास फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडिशन के फिगर्स हैं, जिससे हम उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फिगर निकाल लेंगे, जो कि होगा 1600 करोड़। अब हमें ये भी दिया गया है कि फर्म बी अपना आधा आउटपुट फर्म सी को और आधा आउटपुट फर्म डी को बेचती है। तो 1600 करोड़ का आधा हुआ 800 करोड़, जो फर्म सी और फर्म डी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कॉलम में ऐड होंगे। अब हमें यह भी बताया गया है कि फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर है, तो ये हुआ 1600 करोड़। अब हमारे पास फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों का फिगर है, जिससे हम उसका वैल्यू एडिशन का फिगर निकाल सकते हैं, जो कि होगा 1600 माइनस 1100 विच इज़ इक्वल टू 500 करोड़। और फाइनली हमें यह भी बताया गया कि फर्म सी का वैल्यू एडिशन फर्म डी के वैल्यू एडिशन का आधा है। तो अगर फर्म सी का वैल्यू एडिशन हुआ 500 करोड़, तो फर्म डी का वैल्यू एडिशन उसका डबल होगा, यानी कि 1000 करोड़। अब हमारे पास फर्म डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडिशन दोनों के फिगर्स हैं, जिससे हम उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर सकेंगे, उसका वैल्यू एडिशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि 800 प्लस 1000 करोड़ विच इज इक्वल टू 1800 करोड़। तो फाइनली हमारा टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।
आई होप आपको वैल्यू एडिशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस सेक्शन के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड्स पे बेस्ड होंगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।